बता दीजिए। मैं विपिन शुक्ला। अक्षय यादव। अंकित शर्मा। वैभव। कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक रहा, मतलब ओवरऑल पिछले साल से कंपैरेटिवली इजी था। एग्ज़ाम अच्छा गया यार, मैं तो फ्रेशर था तो मुझे इतना आइडिया था नहीं, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जैसे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था, तो उस हिसाब से तो अच्छा ही गया। मॉडरेट था, नॉर्मल गया है, मॉडरेट था, नॉट दैट गुड। एग्ज़ाम तो मतलब एक्चुअली ऐसे पता नहीं चलता है, क्वेश्चंस तो मतलब अटेम्प्ट कर दिए काफ़ी सारे, बट वो तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा कैसा गया। मुझे तो लग रहा है इस बार बेहतर है पिछली बार की तुलना में। तो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं आप? अब वैसे तो दावा करना ज़्यादा आसान नहीं है, पर उम्मीद है अभी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए आपने? नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में मैं 19 करके आया था, पेपर 2 में 20 करके आया हूँ। पेपर 1 में मेरे 2 अटेम्प्ट नहीं हो पाए, पेपर 2 में मैंने सारे अटेम्प्ट करे। GS 1 में किए थे मैंने 19 क्वेश्चन, इसमें 18। एग्जाम का जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल, वो कैसा था इस बार? पिछले साल से कुछ इजी था, मतलब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने लायक। डिफ़िकल्टी लेवल तो कंपेरेबल लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं फील हो रहा है, मतलब तो उस चीज़ में तो कोई मतलब ऑलमोस्ट मतलब मेरे को पहले जैसे ही लगा। बस ये है कि कॉम्पोजिशन जो एग्ज़ाम का है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अलग अलग एरिया से अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफ़िकल्टी लेवल यार पेपर 1 का ज़्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि पेपर 1 का थोड़ा एक तो सिलेबस भी ज़्यादा है, और सिलेबस ऐसे है कि जैसे उसमें हिस्ट्री वगैरह आते हैं, हिस्ट्री में रैंडम क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेती है, यूपीएससी का है। पेपर 2 काफ़ी हद तक जनरल था, अगर आप न्यूज़पेपर्स के कांटेक्ट में हो तो आप पेपर 2 पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर 1 में कोई चीज़ ऐसी थी जो बुक्स के अंदर नहीं थी, आपको जनरल आंसर लिखना पड़ेगा उसके अंदर, आपके पास कोई टेक्निकल पॉइंट होंगे ही नहीं, ये वाला है। सेकंड पेपर GS 2 का थोड़ा मॉडरेट था, नॉर्मल था, नॉट दैट टफ, बट फर्स्ट पेपर थोड़ा सा डायनामिक। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर इससे पहले भी आप पेपर दे? मतलब मेरा मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। प्रीलिम्स आप पहले भी दे चुके? प्रीलिम्स मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और इस बार मैं सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी दे रहा हूँ मेंस। तो मैं ये बता रहा था कि इस बार कल्चर वाले पोर्शन में जो थोड़े क्वेश्चंस थे, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन में, एक जो पाल काल का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन था, और उसके बाद जो लॉर्ड कर्जन और मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो थोड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे लॉर्ड कर्जन वाला एक क्वेश्चन आया, और उसके बाद एक क्वेश्चन आया इधर क्वेश्चन नंबर 13, 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक उसको ग्रहण किया। और अगला क्वेश्चन इसमें, और जो खासकर उसमें कल्चर के क्वेश्चन के साथ जो सोशल जस्टिस और मतलब क्वेश्चंस ऐसे जो सोसाइटी से, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो थोड़ा उनकी जो समझ थी वो व्यापकता को थोड़ा मतलब ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे जिनमें। और जियोग्राफी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो फिजिकल जियोग्राफी का जो कंटेंट था वो थोड़ा लो हुआ। और उसके साथ इन्होंने जो जैसे उद्योग वाले और ये जैसे फिजिकल जियोग्राफी से एक तो हिम्मत वाला क्वेश्चन जो था, और उसके बाद उन्होंने जियोग्राफी में जो नदी जोड़ो था वो एक पर्यावरण का रिलेटेड पुराना टॉपिक रहा जो पहले से चर्चा में रहा, लोगों ने उसको अच्छा लिखा। एक जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, एक तो कोविड वाला क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन था। और उसके साथ ये जो फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये भी लोग पहले से चर्चा में रखे हुए थे। और उसके साथ साथ इन्होंने डिजिटल इंडिया वाले भी क्वेश्चन भी रखे थे उन्होंने। पर कुल मिला के क्वेश्चन लास्ट ईयर से थोड़ा सा आसान था। मुझे लगता है इस बार एवरेज मार्क थोड़ा सा पेपर उनका बढ़ेगा पिछली बार से। तो GS 1 में थोड़े क्वेश्चंस मेरे रह गए, मतलब 2 क्वेश्चंस रह गए, और मतलब उसमें आर्ट एंड कल्चर मुझे ऐसा लगा काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है रिलेटिवली प्रीवियस ईयर से। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था, और बाकी तो क्वेश्चंस ऐसे अनकन्वेंशनल नहीं थे। GS 2 में क्वेश्चंस थोड़े अनकन्वेंशनल थे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। बाकी पॉलिटी के भी थोड़े मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, काफ़ी मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। नहीं थे, मतलब कि आप लिख सकते थे सभी पे और अच्छा लिख सकते थे। जैसे एजुकेशन पॉलिसी वाले पे काफ़ी मटेरियल था, लेकिन उतना लिखने का स्पेस नहीं था, तो पूरे ही 3 पेज भर रहे हैं उसमें। ऐसे ही लगभग 15 नंबर वाले क्वेश्चनों में लिखने को बहुत चीज़ें थी, बट ये है कि उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, वो टाइम मैनेजमेंट का पूरा गेम था। सभी क्वेश्चंस को ऑन टाइम करने के लिए आप स्ट्रैटेजी क्या फॉर्म करते हैं? मैंने तो शुरू से लास्ट तक लिखने का प्रयास किया था पहले, पर दूसरा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगा तो दूसरा मैंने छोड़ दिया था। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद सीरियल से लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर 13 जो एक था उसको मैंने स्किप कर दिया था, और इनमें थोड़ा सा डाउट था जिनको, वो मैं बाद में किया। पहले तो 1 से लेकर 20 में जो आ रहे थे लगभग 17-18 क्वेश्चन वो कर लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 छोड़े थे वो लास्ट के आधे घंटे के आसपास में, उसमें मैंने मैनेज किया। मतलब 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म करके उसको रिवाइज करके अंडरलाइन वगैरह करना, तो मैनेज किया। स्ट्रैटेजी क्या होती है कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करनी चाहिए, बाकी फिर क्वालिटी ध्यान ना देके क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए लास्ट में, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन।
क्योंकि इवैल्यूएशन कुछ पता नहीं होता कैसे करते हैं वो, तो सारे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब मैं ये डिसाइड ही नहीं करता हूँ कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। मुझे ऐसा लगता है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम लेवल, मतलब या तो 10 नंबर कैरी करें या 15 नंबर कैरी करें। एक क्वेश्चन को लिखने की शैली को आप मतलब कैसी शैली आप अपनाते हैं? एक्चुअली में पहली बार जब लिखा था, पहली बार मेंस लिखा था, तो ऐसे ही मतलब जो आता था समझ में लिखता जाता था, पर इस बार थोड़ा टू द पॉइंट होने का प्रयास किया। मतलब जैसे इसमें क्वेश्चंस में से जो पूछा है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो 19 के 20 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण कर लिया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया, तो उन्होंने कैसे फिर गांधीवाद और क्रांतिकारी विचारधारा, उदारवादी, उग्रवादी कैसे जुड़ते चले गए, कैसे रूस की क्रांति का प्रभाव पड़ा और कैसे भारतीयों में एकता आई, वो सब थोड़ा कंसेप्ट इस बार टू द पॉइंट लिखने का प्रयास थोड़ा ज़्यादा किया। तो कैसे आप डिसाइड करते हो कि किस क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा, किस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनेगा? प्रैक्टिस और इंस्टेंट माइंड में जो आ जाए उस टाइम पे कि कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। मतलब स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पेपर की लैंग्वेज कैसे लगी आपको? पेपर की लैंग्वेज कंपेरेटिवली जैसे मैंने लास्ट ईयर के देखे थे वो काफ़ी मुश्किल लग रहे थे, लेकिन पेपर जब आप फील करते हो, बैठते हो, तो पेपर थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, मुझे ऐसा लगता है। पेपर 2 कैसा था? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लेंदी वो दिखता है पेपर। लेंदी और मतलब नॉन लेंदी मुझे लगता नहीं कोई डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ़ पेजेस लिखने हैं, बस क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी मैटर करती है। मतलब वो तुम अगर समझ के लिख पा रहे हो तो मतलब लेंदी तो नहीं लगा एज सच। किस क्वेश्चन में हम फ्लो चार्ट बनाएं, किस क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाएं, ये कैसे डिसाइड करें मतलब ये एग्जाम में? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम बना देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में हम कैसे एकदम ऑन द स्पॉट वो चीज़ कलेक्ट करें और वहाँ पर डायग्राम बनाएं या फ्लो चार्ट बनाएं? एग्ज़ाम में मतलब ये तो काफ़ी मैंने फील करा है कि बहुत प्रेशर रहता है, तो इस वजह से जो क्रिएटिविटी होती है वो काफ़ी सप्रेस हो जाती है। तो मतलब मैंने ये फील करा है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कन्वे करनी हो एक छोटी सी जगह, मतलब एक कम स्पेस में, तो वहाँ पे मतलब एक डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मतलब कुछ जगह मैंने भी यूज़ करा है, बट मोस्टली इतना प्रेशर रहता है कि ऐसा लगता है कि जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करो बुलेट फॉर्म्स में, मतलब उसी की तरफ ज़्यादा माइंड जाता है, वो क्रिएटिविटी आ नहीं पाती है इतने प्रेशर में। टेस्ट सीरीज़ में आंसर्स लिखना और इधर आंसर्स लिखने में काफ़ी डिफरेंस फील हुआ। तो आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ मैंने काफ़ी सारी दी हुई है। बाजीराम की मैंने ज्वाइन करी थी, फोरम IAS की भी ज्वाइन करी थी। ये दोनों कौन थी। सी ज़्यादा इफेक्टिव लगी आपको? दोनों ही इफेक्टिव थी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक कम इफेक्टिव है कोई एक ज़्यादा। मैंने बस जस्ट फॉर द चेंज मैंने दोनों ज्वाइन कर ली थी। सबसे मेजर गलती तो मुझे लगता है ये हुई है कि कोरोना वायरस की वजह से जैसे हम लोगों ने घर पे टेस्ट दिए हैं, तो मतलब मैंने काफ़ी रिलैक्सेशन लिया है टाइम को लेकर। 3 घंटे में टेस्ट कंप्लीट नहीं करा मैंने, मतलब मैंने कोशिश करा है कि मतलब मैं क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। तो ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी गलती है कि कोशिश ये करना चाहिए कि 3 घंटे में ही वो स्ट्रिक्ट टाइम बना के रखो घर पे और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। मुझे लगता है ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा एग्जाम में परफॉर्मेंस देने के लिए। तो राइटिंग स्किल जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गई है। राइटिंग स्पीड मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट हुई है, और इस राइटिंग स्पीड अगर इम्पैक्ट होती है तो फिर सारी राइटिंग स्किल्स भी इम्पैक्ट हो ही जाती हैं। सो ओवरऑल क्या लगता है आपको, ये वाला एग्ज़ाम पहले से बेटर था? ये वाला एग्ज़ाम डेफिनेटली GS1 से तो बेटर लगा मेरे को, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज रहता है अगर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलते ही हैं हर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करे हो तो काफ़ी बड़ा लॉस रहता है वो, क्योंकि मतलब तुम्हें 0 ही मिलेगा उसमें। अगर तुम मेन स्ट्रैटेजी मेरी रहती है कि मतलब मैं 5 नंबर वाले पहले अटैम्प्ट कर लेता हूँ ताकि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि सारे 15 मार्कर्स अटैम्प्ट कर लूँ, और फिर लास्ट का जो बचा हुआ प्रेशराइज टाइम होता है उसमें मैं 10 मार्क्स वाले अटैम्प्ट करूँ। क्या गलती हम एग्ज़ाम हॉल में करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? जो क्वेश्चन हमें आते हैं ना, उन पे हम सोचते हैं कि 15 में 15 मार्क्स ले आए, हाँ। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो जो आता है उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, आपको सबको सेम टाइम देना चाहिए, मतलब लगभग जिसमें आ रहा उसमें अच्छा टाइम दो, पर इतना टाइम बचा के रखो कि जिसमें नहीं आ रहा उसमें भी कुछ लिख पाओ। क्योंकि अगर आप कुछ लिखोगे, जैसे मेरा क्वेश्चन 10 नंबर का छूटा, अगर मैं उसे लिख देता तो एटलीस्ट 2-3 तो देता, और वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बहुत बड़ा रोल है। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 50-50 में आपको डिवाइड करना चाहिए। 50% आप पढ़ो, 50% आप लिखो। दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 घंटे आंसर राइटिंग करिए। जैसे सोसाइटी क्वेश्चन हैं, उसमें भी आप बिना कुछ पढ़े लिख सकते हो।
तो ऐसे क्वेश्चनों को स्टार्टिंग से ही अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो, वो आपको एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। और भी इसी टाइप से है मामला। बाकी सुबह का एग्ज़ाम कैसा गया था आपका? सुबह का एग्ज़ाम ठीक गया। तो फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए क्या कहोगे आप? यही कहूँगा कि आप आंसर राइटिंग फोकस करो। एटलीस्ट 1 महीने पहले मेंस से आपकी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि 3 घंटे में 10 मिनट पहले आप एग्ज़ाम लिख लो, टेस्ट सीरीज का पेपर लिख लो। आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए। भले ही क्वालिटी आप कुछ क्वेश्चनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, बट अटैम्प्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन सबको आते होते हैं, उन्हें अच्छा अटैम्प्ट कर लो। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन कम आ रहे होते हैं, मॉडरेट होते हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे होते हैं, उन्हें भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। जिससे कि क्या है कि आपका जब अटैम्प्ट 100% होगा तो जो 2-2 नंबर आपको ना आने वाले क्वेश्चनों में मिलेंगे, वो आपको 4 पेपरों में लगभग 10-15-20 नंबर का एडवांटेज देंगे दूसरों के ऊपर। तो फाइनल रैंकिंग बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आपको चीज़ों को रियलाइज़ करना, मेंस के लिए हाँ, चीज़ों को आपको रियलाइज़ करना होगा। प्री के लिए आप चीज़ों को क्रैम कर सकते हो, ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट आप कर सकते हो, उससे काम निकल जाता है। लेकिन मेंस में आपको चीज़ों को इंटरनलाइज करना होगा, रियलाइज़ करना होगा, और इंटेंस नॉलेज शायद हर किसी चीज़ की यही इस पेपर में पार करा सकती है आपका। दूसरा टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। जो एग्ज़ामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है वो आपको एक बार ज़रूर उससे पहले ट्राई करना चाहिए। 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करी? टेस्ट सीरीज मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी थी इस बार, कोई ज्वाइन नहीं की। एंड विजन का मटेरियल फॉलो किया था मैंने भी। अपने विजन का मटेरियल कैसे ज्वाइन की थी, उन्होंने सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया था मेंस के लिए। यार यूँ है कि पेपर ऐसे सिलेबस में से नहीं आ रहा है, पेपर सिलेबस में से कम आ रहा है और ऐसे जनरल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जनरल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपने आसपास की जितनी नॉलेज होती है वो वाली नॉलेज काम आती है। जो आप स्टैटिक पढ़ के आते हो या फिर बुक्स में जो पढ़ के आते हो वो वाला कम ही आ रहा है। तो वैसे ही कौन सा सोर्स आपने यूज़ किया था अपनी स्टडी को लेकर? यार डिपेंड करता है आप कौन से पेपर की बात कर रहे हो। पेपर 1 में जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास नोट्स पढ़े थे विजन के, और उसके बाद अपना हिस्ट्री आता है तो हिस्ट्री में एंशंट के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, और मॉडर्न के लिए अपनी ये वाली पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और सोसाइटी मैंने मोस्टली न्यूज़पेपर से तैयार किया था। पेपर 2 में मैंने IR, मेरा ऑप्शनल भी PSIR ही है, तो IR तो मैंने मैडम के, सुब्रा मैडम के नोट से तैयार कर लिया था, सुब्रा रंजन मैडम के, और उसका पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट मैंने लक्ष्मीकांत से करके आया था काफ़ी हद तक। तो ओवरऑल कैसा आपका यार पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देते हो। बात वो होता है कि वो चेकर को कैसा लगता है आपके थॉट्स, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इन पे आप कह नहीं सकते कि पेपर, हर इंसान अपना तो बेस्ट ही लिखता है, तो उसके ऊपर तो आप कह नहीं सकते हो ना कि पेपर कैसा गया और कैसा नहीं। मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, हो सकता है वो चेकर को अच्छा लगे बुरा लगे, वो वाला चीज़ है। अपने आंसर को जनरल ना बना करके उसे थोड़ा सा ऑथेंटिक और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो उसमें? यार डिपेंड करता है पेपर। जैसे अभी मैं पेपर 2 का देख के आया हूँ, तो पेपर 2 के अंदर यूँ आप आर्टिकल्स डाल सकते हो या फिर सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन डाल सकते हो, तो इन सब से पेपर थोड़ा लगता है हाँ टेक्निकल लैंग्वेज आप लोगों ने यूज़ किया है। कहीं कहीं आप डायग्राम डाल सकते हो, फ्लो चार्ट डाल सकते हो, तो पेपर थोड़ा उससे सामने वाले को समझ जल्दी आता है।